हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण में हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, समास। आपने इससे पहले छोटी क्लासेस में संधि पढ़ी है। संधि में हम क्या करते थे, दो शब्दों के बीच जो है वर्णों का क्या हो जाता था, मेल हो जाता। अब समास का मतलब क्या है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करना या छोटा करना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जब आपके पास दो से अधिक जो है शब्द होते हैं और आप उसको छोटा रूप बनाते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसमें से जो है बने शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। यानी कि आपने क्या किया, दो से दो अधिक शब्दों को मिला करके जो है उसको छोटा किया, उसका समास किया, तो उस पद को आप क्या कहते हैं, सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। अब समस्त पद को अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे हम संधि विच्छेद करते थे, यहाँ पर आपका समास विग्रह होता है। जैसे हम लिखते हैं रात और दिन, रात और दिन ये आपके दो शब्द अलग अलग शब्द हैं। अब इस और को आप हटा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात दिन, ये आपका समस्त पद है। लेकिन फिर से जब आप इसका विग्रह करेंगे तो रात और दिन हो जाता है। आपने कारक पढ़ा है छोटी क्लासेस में, ठीक है, और कारकों के आपने भेद भी पढ़े हैं। उन कारकों के भेद को यहाँ पर आपको रिकॉल करके लाना है, उसको याद करके लाना है। उसके जो विभक्ति चिन्ह हैं उनको भी आपने याद करना है। चलिए, तो इतना आप लिख लीजिएगा। समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो संक्षेप या संक्षिप्त करना है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इससे बने शब्द को आप सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो समस्त पद, और जब समस्त पद को आप अलग करते हैं तो उसे आप समास विग्रह कहते हैं। जैसे रात और दिन मिलकर के आपके रात दिन बना है, रात डैश दिन बना है। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, हमने इसके लिए एक संक्षेप रूप कर दिया, उसका समस्त पद बना दिया है रसोई घर। रसोई के लिए घर, इसका संक्षेप रूप का, यानी कि उसका समास कैसे किया आपने, वो आपका रसोई घर बन गया। अब इसका मीनिंग क्या है, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो अब जब आप इसका विग्रह करेंगे, इसको फिर से तोड़ेंगे, तो रसोई के लिए घर हो जाएगा। नील गाय अर्थात नीले रंग की गाय, नील गाय अर्थात नीले रंग की गाय। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने इन सभी पदों को मिलाया और इन पदों से मिल करके इसको संक्षेप रूप दे दिया, इसको एक संक्षिप्त रूप दे दिया, इसको एक छोटा रूप दे दिया। तो यही आपका समास कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो आपके यहाँ पर समास के भेद लिखिए, चाहे समास के आप प्रकार लिखिए। तो समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो 6 इसके प्रकार हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो समास क्या होता है, जब आप दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर उसको संक्षेप रूप में लिखते हैं, वो आपका समास कहलाता है। समास के में दो पद होते हैं। जैसे हमने कहा, यहाँ पर आप देखिए, समास में दो पद होते हैं। अब वो पद कौन कौन, जैसे रात दिन, ठीक है, रसोई और घर। तो देखिए, इसको आप प्रथम पद कहते हैं या प्रधान पद कहते हैं, और बाद वाले पद को आप उत्तर पद या द्वितीय पद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रथम पद, प्रधान पद, और इसके बाद आपका या पूर्व पद, इसको आप पूर्व पद कह सकते हैं, पूर्व पद, प्रथम पद, ठीक है, या प्रधान पद। ठीक है, प्रधान तो देखिए उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा के अनुसार होगा
कि किसमें कौन सा पद प्रधान है, लेकिन इसे आप पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से कह सकते हैं कि ये आपका पूर्व पद है और बाद वाला आपका उत्तर पद है, ये आपका उत्तर पद है, इसको आप उत्तर पद कहेंगे। तो पहला आपका प्रधान पद हो गया है और दूसरा आपका उत्तर पद हो, ठीक है। तो समास में और इस पूरे पद को आप क्या कहते हैं, ये पूरा रसोई घर आपका क्या है, ये आपका समस्त पद है, समस्त पद, पूरे पद को आप कहेंगे समस्त पद। तो ये आपका प्रधान हो गया, पूर्व पद हो गया और इसके बाद इसका उत्तर पद हो गया। और पूरे जो समास बनता है, समास में भी आपके दो पद होते हैं, एक तो आपका पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जैसे नील और गाय, तो नील आपका पूर्व पद है और गाय आपका क्या है, गाय आपका उत्तर पद है और नील गाय पूरा आपका समस्त पद है। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा कि समास में दो पद होते हैं आपके, पहला पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। और पूरा जो आपका समास बनने के बाद उसे आप समस्त पद कह सकते हैं, उसे आप सामासिक पद कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि इसमें दो पद होते हैं, पहला आपका समस्त पद हो जाता है, और सॉरी आपका पहला पूर्व पद हो जाता है और दूसरा आपका उत्तर पद हो जाता है। चलिए, तो समास का मतलब होता है आपने किन्हीं दो या दो से अधिक पदों को जब आप संक्षिप्त रूप में, संक्षेप में रूप में लिखते हैं तो वही आपका समास कहलाता है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है समास के 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो 6 इसके प्रकार हैं, ठीक है। और यहाँ नोट करके लिखा है द्विगु और का जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष की ही भेद है, ठीक है। चलिए, इन 6 भेदों को आप लिखेंगे, 6 भेद हैं समास के। आइए, पहला भेद है अव्ययी भाव समास, पहला भेद है अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है, पहला पद इसमें प्रधान होता है। तो हमने क्या कहा था, समास में आपके दो पद, प्रथम पद, द्वितीय पद या पूर्व पद और उत्तर पद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नोट करके आप लिख सकते हैं कि समास में दो पद होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रथम या फिर इसे आप पूर्व पद, प्रथम पद या पूर्व पद, और दूसरा आपका द्वितीय या फिर उत्तर पद कह सकते हैं, इसे द्वितीय या फिर उत्तर पद इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए, प्रथम पद, इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। इस समास का जो प्रथम पद है वो उपसर्ग होता है। अब उपसर्ग क्या होता है, जब किसी मूल शब्द में हम किसी शब्दांश को जोड़ते हैं तो वो शब्दांश आपके उपसर्ग कहलाते हैं, है ना। मूल शब्दों से जुड़ करके आपके नए शब्द बनते हैं, ठीक है। तो इस समास का जो प्रथम पद है वो उपसर्ग है, यानी कि कोई ना कोई मूल शब्द होगा और उस मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ा होगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार इसको देख लें, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यथाशक्ति, अब यहाँ क्या कहा है कि पहला पद जो है आपका उपसर्ग होता है। तो देखिए, शक्ति आपका द्वितीय पद है और यथा आपका प्रथम पद है। तो शक्ति आपका मूल पद है, शक्ति मूल पद है, मूल शब्द है, ठीक है। और इसमें आपने यथा उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया है, यथा शक्ति। अब इसका मतलब क्या है, शक्ति के अनुसार। तो पहला पद आपका प्रधान है, ठीक है, इसके बारे में कहा गया है यथ शक्ति के अनुसार। और दूसरा पद आपका, यहाँ पर पहला पद आपका क्या है, प्रधान होता है, साथ में पहला पद आपका उपसर्ग भी है,
क्योंकि हमने क्या कहा कि ये आपका मूल शब्द है शक्ति और इसमें आपने यथा जोड़ दिया है जो कि आपका उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए निरोग, तो नि धन रोग, तो रोग में आपने नि उपसर्ग जोड़ा तो निरोग, और इसका मीनिंग क्या होता है, रोग से रहित, जिसमें कोई रोग ना हो, निरोग। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, एक एक, एक एक, हर एक। ठीक है, एक एक, तो यहाँ पर क्या लिखा था, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वो भी आपके क्या होते हैं, वो भी आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक एक पुनरावृत्ति हुई है, हर एक। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अव्ययी भाव समास। आमरण यानी मरने तक, आमरण, तो मरण में आपने क्या लगा दिया, आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, आमरण। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यक्ष अक्षियों के समान, तो यहाँ पर यक्ष आपका मूल शब्द है और इसमें प्रति आपने उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, प्रत्यक्ष। तो ये आप उपसर्ग की क्लास में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में। ठीक है, आगे भी अगर आपके सिलेबस में यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बताएंगे, हम आपको बताएंगे उपसर्ग और प्रति क्या होते हैं, कैसे आप बनाते हैं शब्दों को। तो देखिए एक एक यानी हर एक, आमरण यानी मरने तक। अब मरण आपका मूल शब्द है, इसमें आपने आ प्रत्यय जोड़ा, सॉरी आ उपसर्ग जोड़ा। प्रत्यय आपका पीछे जुड़ता है और उपसर्ग आपका आगे। किसी भी मूल शब्द में, किसी भी मूल शब्द में कि आगे से जब कोई शब्दांश जुड़ता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका उपसर्ग कहलाता है। जैसे आपने दिन, दिन आपका मूल शब्द था, अब इस दिन में आपने प्रतिदिन जोड़ दिया तो क्या हो गया है, ये आपका प्रतिदिन हो गया। तो अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ये मूल शब्द है और ये आपका उपसर्ग कहलाएगा। और यहाँ अगर समास के दृष्टि से हम यहाँ पर देखें तो ये आपका द्वितीय और ये आपका प्रथम शब्द। तो आपको लिखा गया है यहाँ पर कि जो आपका समास का प्रथम पद है वो उपसर्ग होता है। तो ये प्रथम पद आपका उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। यहाँ मरण में, मरण आपका मूल शब्द है और इसमें आपने आ जोड़ा है जो कि आपका उपसर्ग है यहाँ पर। तो आ धन मरण, आमरण, इस तरह से हम क्या करते हैं, उपसर्ग को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। लेकिन आपके पास एक मूल शब्द होना चाहिए पहले। और जब भी आपको यहाँ से किसी, देखो कई बार आपको प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको इसमें से उपसर्ग निकालना है या प्रत्यय आपको निकालना है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर वहां पर आप मूल शब्द को निकालिएगा। मूल शब्द क्या है उसको अलग कीजिए, सेपरेट कीजिए, और फिर जो बच जाता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि मूल शब्द के बाद आपको किस तरह का, जैसे यहाँ पर प्रत्यक्ष में आप प्र और आधा त नहीं लिखेंगे, प्रति हो जाएगा यहाँ पर। तो आपने संधि में जो नियम पढ़े थे वो भी यहाँ पर काम आएंगे। तो प्रतिधन यक्ष, प्रतिधन यक्ष, प्रति आपका क्या हो गया है, उपसर्ग हो गया है, यक्ष आपका क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा इसे। तो अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद इसका अव्यय होता है, इस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है, और यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो वो भी आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास में होगा। चलिए, तो आप लिख सकते हैं, इसे लिख लीजिएगा कि पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है, इस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है, और यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास। चलिए, तो लिखेंगे, इसके उदाहरण भी लिख लीजिएगा। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, निरोग रोग से रहित, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, एक एक हर एक, आमरण मरने तक, प्रत्यक्ष अक्षियों के समान। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए सभी शब्दों में आपके क्या हैं, प्रथम शब्द यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद हैं,
नि आपका प्रथम है और रोग आपका क्या है, द्वितीय पद है। प्रति आपका प्रथम या पूर्व पद है और ये आपका उत्तर या द्वितीय पद है। एक एक दोनों में क्या है, दोनों ही यहाँ पर क्या है, यहाँ एक ही शब्द की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो भी अव्यय की तरह, हर एक ही अव्यय की तरह जो है प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। ये आपका द्वितीय पद और ये आपका प्रथम पद, साथ में ये आपका उपसर्ग भी है। यक्ष आपका द्वितीय पद और प्रत्यय आपका क्या है, आपका क्या है, प्रथम पद, या इसको पूर्व पद भी आप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास में हमने क्या कहा कि आपका दो पद होंगे और इस पूरे पद को, जैसे यथाशक्ति है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, ये आपके समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद कह लीजिएगा, आप इसे सामासिक पद कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास में आपका पहला पद प्रधान होगा, द्वितीय पद आपका क्या होगा, अव्ययी होगा, ठीक है। और अव्ययी कह सकते हैं या पूरा पद भी इसका अव्ययी हो सकता है, ठीक है। प्रथम पद आपका उपसर्ग होगा, यानी किसी मूल शब्द में जोड़ करके आप इस पूरे शब्द को बनाएंगे, समास को बनाएंगे। तो प्रथम पद उपसर्ग होगा तो द्वितीय पद आपका, जो द्वितीय पद है वो आपका एक मूल शब्द होगा, क्योंकि आप उपसर्ग जोड़ते हैं मूल शब्द में, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे आपका शक्ति आपका क्या है, मूल शब्द है, यथा आपका उपसर्ग हो गया। दिन आपका मूल शब्द है, तो इसमें आपने प्रति जोड़ा तो प्रति दिन हो गया है। चलिए इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।